MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत, और महाभारत में आज होगी बड़ी खबर की बात। इस दुनिया में एक और जंग की शुरुआत होने वाली है, और वो जंग भयंकर हो सकती है। 57 मुस्लिम देश एक साथ इजराइल पर बड़ा हमला करने की पूरी प्लानिंग कर रहे हैं। आज महाभारत में आपको बता रही हूं उस जंग के बारे में जो किसी भी समय शुरू हो सकती है। 57 मुस्लिम देश एक साथ एक मंच पर आज बैठक कर रहे हैं, और बैठक का मकसद क्या है? इजराइल पर एक बड़ा हमला करना। ये देश इजराइल को सबक सिखाना चाहते हैं, इजराइल को सजा देना चाहते हैं। आखिर क्यों? पहले आपको वो तस्वीरें दिखा देती हूं कि ये खबर मैं आपको क्यों दिखा रही हूं। आज कतर में OIC की बैठक चल रही है, यानी कि इस्लामिक देशों का वो संगठन जिसकी ये बैठक है, और यहां पर मुस्लिम देशों का ये पूरा एक जमघट लगा हुआ है। और इस इमरजेंसी बैठक को क्यों बुलाया गया? ये इमरजेंसी बैठक है, ये इसलिए बुलाई गई है क्योंकि इजराइल पर एकजुट होकर एक बड़ा हमला करना है। इजराइल की दादागिरी बहुत हो गई, इजराइल को अब सबक सिखाना है। यही मंशा है इस OIC की बैठक में। जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, यहां पर पाकिस्तान के भी नुमाइंदे हैं, कतर के भी, सऊदी अरब के भी, UAE के भी, तुर्की के भी। आप जिस बड़े मुस्लिम देश के बारे में सोच सकते हैं, उसके प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल है कि इजराइल पर हमला कर सके। मैं आपको बताती हूं क्यों। इजराइल ने 72 घंटों में 6 मुस्लिम देशों पर हमला किया है। जो आप तस्वीरें देख रहे हैं फिलिस्तीन में, यानी कि वहां गाजा पर तो हमला हो ही रहा है, लेकिन सीरिया, लेबनान, यमन, टूनिशिया में इजराइल ने हमले किए हैं कि इन देशों में हमास के आतंकी हैं। लेकिन इसी के साथ साथ उसने हमला किया कतर पर। अब कतर को बहुत से लोग जानते हैं कि वो अमेरिका का सहयोगी है, लेकिन इजराइल ने हमला कैसा कर दिया, इस पर चर्चाएं हो रही है कि क्या कतर को इस हमले के बारे में पहले से बताया गया, क्या डोनाल्ड ट्रंप को इस हमले के बारे में पता था? इन सब के बारे में मैं आगे बात करूंगी, क्योंकि चर्चा यह भी हो रही है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप एक डबल गेम खेल रहे हैं। लेकिन इन हमलों के बाद मुस्लिम देशों ने एक इमरजेंसी बैठक बुलाई है और कहा है कि एक साथ मिलकर नेतन्याहू और इजराइल को सबक सिखाइए। अब आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीरें हैं कतर में जब वो गए थे। कतर के साथ अमेरिका के अच्छे रिश्ते हैं, वहां पर अमेरिका का बेस भी है, आप ये जानते हैं। पिछली बार जब डोनाल्ड ट्रंप गए थे तो कैसे एक बोइंग पूरा का पूरा कतर ने डोनाल्ड ट्रंप को गिफ्ट किया था, आपको वो भी याद है। लेकिन फिर डोनाल्ड ट्रंप ने कैसे हरी झंडी दे दी है, क्योंकि कोई ये मानने को तैयार नहीं कि इजराइल ने हमला किया हो और डोनाल्ड ट्रंप की हरी झंडी ना हो। बहुत सारे सवाल आज महाभारत में पूछ रही हूं कि क्या मुस्लिम देश मिलकर, क्योंकि ये तस्वीर भी देखिए, अमेरिका ने अपने दूत को, यानी विदेश सचिव को भेजा है इजराइल, क्योंकि एक तरफ OIC की बैठक है, दूसरी तरफ इजराइल में मार्को रूबियो पहुंचे हैं नेतन्याहू से मिलने। इसका मतलब क्या है? क्या वो जानते हैं कि एक बड़ी प्लानिंग इजराइल के खिलाफ हो रही है? लेकिन तब भी इजराइल जिस देश में उसे लगता है हमास के आतंकी है, वहां खुलकर हमला कर रहा है। अब कतर में भी कर दिया, और कतर ने कह दिया है कि हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं आपको सबसे पहले बताती हूं पूरी घटना क्या है। इजराइल का 72 घंटों में 6 देशों पर हमला हुआ। ये हमले 7 से 9 सितंबर के बीच किए गए। अब इजराइल ने 6 मुस्लिम देशों में टारगेट स्ट्राइक्स किए। टारगेट स्ट्राइक्स यानी उनसे लगा जहां पर आतंकी है वहां पर हमला करो। सीरिया, लेबनान, यमन, टूनिशिया में हमले करे हैं इजराइल ने। गाजा में इजराइल की स्ट्राइक्स जारी हैं। इसी के साथ साथ कतर पर हमला कर दिया। अब कतर पर हमले के बाद दुनिया में एक हड़कंप मच गया। हमास चीफ का बेटा समेत 6 लोगों की मौत हो गई। लेकिन हमले के बाद इजरायली PM नेतन्याहू ने क्या बोला है? उन्होंने कहा कि आतंकी ठिकानों को हम ध्वस्त कर रहे हैं और हम करेंगे। हमास के आतंकी कतर में रह रहे हैं और इसीलिए हमें कतर पर हमला करना पड़ा। कतर में हमास के नेताओं का हम खात्मा करेंगे। इसके साथ ही यह युद्ध भी समाप्त होगा। लेकिन कतर का कहना यह दादागिरी है, आप कैसे हमारे देश पर हमला कर सकते हैं, और अगर यहां नेतन्याहू की दादागिरी नहीं रोकी गई तो फिर ये कल किसी भी देश पर हमला करेंगे। इसीलिए सारे मुस्लिम देश एक साथ आ गए। जंग को खत्म करने के लिए नेतन्याहू का मानना है कि हमास को खत्म होना होगा और इसी तरह हम अपने बंधक वापस ले पाएंगे। लेकिन कतर ने अब मोर्चा खोल दिया है। इसके मतलब क्या है, मैं जरा आपको यह बताना चाहती हूं, और यह भी बताना चाहती हूं कि कैसे जो मुस्लिम देश हैं उनमें एक नाराजगी है।
एक नाराजगी है और सारे मुस्लिम देश स्टेटमेंट्स दे रहे हैं एक एक करके नेतन्याहू के खिलाफ और इजराइल के खिलाफ। आपको बताती हूं क्या बोल रहे हैं। यूएई का कहना है अंजाम भुगतेगा इजराइल, क्योंकि अब हर देश को लग रहा है हम ही पर हमला न कर दे। कतर पर यह क्रूर हमला था, हमला एक बहुत बड़ा विश्वासघात है, क्योंकि यूएई भी एक एलाय है अमेरिका का। उन्हें लग रहा होगा अगर कतर पर हमला है तो कहीं हम पर ना हो। अंतर्राष्ट्रीय कानून तोड़ा है, ये कुवैत कह रहा है पश्चिमी एशिया को एक बहुत बड़ा खतरा है। ईरान ने तो सबसे बड़ा मोर्चा खोला है। ईरान कह रहा है फिलिस्तीन के साथ हम खड़े हुए हैं और इजरायली हमलों का बदला लेंगे। इजराइल ने तो इसकी ईरान ने एक बहुत बड़ी योजना बनाई है, वो भी आपको बताऊंगी। सीरिया का कहना है इजराइल की कोई जीत नहीं है, और जॉर्डन जिसे अमेरिका का एलाय माना जाता है वो भी कह रहा है कि हर मोड़ पर हम कतर के साथ हैं, इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक जल्दी से रिपोर्ट देख लीजिए, उसके बाद मेरे मेहमान जुड़ेंगे, क्योंकि मैं ये भी पूछना चाह रही हूं भारत में इस वक्त इमोशन क्या है, भारत में लोग क्या सोचते हैं, खासकर भारतीय मुसलमान। क्या वो इस सोच के साथ है कि इजराइल पर एक बड़ा हमला होना चाहिए, या फिर वो भारत सरकार के स्टैंड के साथ है? आज इस पर भी बात करूंगी। एक रिपोर्ट जल्दी से देखिए। नेतन्याहू को 57 मुस्लिम देशों ने घेरा। इजराइल पर होगा क्या सबसे बड़ा हमला? ट्रंप खेल रहे हैं डबल गेम। इजराइल के खिलाफ एकजुट हुए हैं सभी मुस्लिम देश। कतर में इजराइल के खिलाफ किलेबंदी के लिए 50 से ज्यादा मुस्लिम देशों ने इमरजेंसी बैठक बुलाई है। OIC यानी मुस्लिम संगठनों की इस इमरजेंसी बैठक में इजराइल को ताकत दिखाने की बात कही जा रही है। कतर पर इजराइल के हमले का बदला लेने की बात कही जा रही है। दरअसल इजरायली पीएम नेतन्याहू ने जैसे कसम खा रखी हो, हमास के आतंकी जहां भी हैं, जिस देश में छिपे हैं, उन्हें उनकी सेना ढूंढकर खत्म कर देगी। तभी तो 7 से 9 सितंबर के बीच इजराइल ने 72 घंटों में 6 देशों पर हमला कर दिया। इनमें फिलिस्तीन के अलावा सीरिया, लेबनान, यमन, टूनीशिया और कतर जैसे देश शामिल थे। इजराइल के 10 जंगी जहाजों ने कतर की राजधानी दोहा को धुआं-धुआं कर दिया। इजरायली हमले से पूरे कतर में हड़कंप मच गया है। कतर कोई एक्शन ले पाता, इससे पहले ही इजराइल के जंगी जहाज अपना काम कर वापस अपने बेस लौट गए। जिसके बाद इजरायली पीएम नेतन्याहू ने बताया कि हमला आतंकियों के खात्मे के लिए किया गया। What did America do in the wake of September 11th? It promised to hunt down the terrorists who committed this heinous crime wherever they may be. And it also passed a resolution in the Security Council of the UN. So we did exactly what America did when it went after the terrorists. And I say to Qatar and all nations who harbor terrorists, you either expel them or you bring them to justice. नेतन्याहू खुलकर कहते हैं कि जिस भी देश में आतंकी छिपे होंगे वहां वो हमला करेंगे। ऐसे में कतर में जुटे तमाम मुस्लिम देश अब इजराइल को निशाना बनाने पर विचार कर रहे हैं। कतर के प्रधानमंत्री इजराइल पर भड़के हुए हैं और उन्हें अंजाम भुगतने की धमकी भी दे रहे हैं। इजराइल को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। अमानवीय इजराइल ने सारी सीमाएं लांघ दी हैं। अगर हम चुप रहे तो सर्वनाश से कोई नहीं बचेगा। कतर की राजधानी पर हुए हमले के बाद पूरी दुनिया की नजर अमेरिका के रुख पर टिकी है, क्योंकि दोहा पर हमले के बाद ट्रंप ने अपने विदेश मंत्री मार्को रूबियो को इजराइल भेज दिया है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या ट्रंप की हरी झंडी के बाद ही इजराइल ने कतर पर हमला किया? ट्रंप की ये नीति किसी को समझ नहीं आ रही, क्योंकि थोड़े दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कतर गए थे। कतर ने ट्रंप को एक लग्जरी हवाई जहाज गिफ्ट में दिया था। इसके साथ ही कतर ने अमेरिका के साथ अरबों की डील भी साइन की थी। सिर्फ इतना ही नहीं, कतर में अमेरिका का एक पूरा एयरबेस मौजूद है। सवाल ये उठ रहे हैं कि इतने मजबूत रिश्ते के बाद भी क्या डोनाल्ड ट्रंप डबल गेम खेल रहे हैं? इन सब के बीच नजरें भारत पर भी हैं। भारत ने हाल ही में यूनाइटेड नेशंस में 2 नेशन रेजोल्यूशन यानी 2 देश वाले समाधान के पक्ष में वोट किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कतर पर हमले के बाद कतर के प्रधानमंत्री से बात भी की है, लेकिन दुनिया ये भी जानती है कि भारत के इजराइल के साथ भी अच्छे संबंध हैं। ऐसे में देश में भी इसे लेकर एक बहस छिड़ गई है। सबसे बड़ा सवाल आज पूछ रही हूँ कि क्या दुनिया में एक और जंगी फ्रंट खुलने जा रहा है?
कतर में जो बैठक हो रही है, क्या वहां नेतन्याहू और इजराइल के खिलाफ एक बड़ा गेम प्लान तैयार होगा? क्या 50 से ज्यादा इस्लामिक देश इजराइल के खिलाफ हमला बोल देंगे? ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप किसके साथ होंगे और भारत का पक्ष क्या रहना चाहिए? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मेजर जनरल जीडी बख्शी सर मेरे साथ जुड़ रहे हैं, एम्बेसडर दीपक बोरा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप देख सकते हैं लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी सर हमारे साथ जुड़ गए हैं, मोहम्मद फैज खान जुड़ रहे हैं हमारे साथ, आप उन्हें देख रहे हैं, एमआरएम के कन्वीनर हैं, सैयद जवाद साहब राजनीतिक विश्लेषक के स्टूडियो में हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं शुरुआत में सबसे पहले जो परिस्थिति आज बनी और जब हम खबर की बात कर रहे थे, ओआईसी की एक बड़ी बैठक हो रही है जिसमें सब इस उद्देश्य के साथ जुटे हैं कि इजराइल को सबक सिखाना बहुत जरूरी है, इनफ ऑफ दिस दादागिरी, ये वहां का मत है। अब मैं ये पूछना चाह रही हूं अपने मेहमानों से, लेकिन उससे पहले मैं जो अपने सवाल पूछूं उससे पहले एक और तस्वीर जरा मैं दिखा दूं, या मैं ये तस्वीर इसलिए दिखाना चाह रही हूं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त क्या कर रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। क्या कतर के साथ ट्रंप ने डबल गेम किया है? क्योंकि कतर को यही लगता है, उन्हें लगता है ये विश्वासघात है। क्या ट्रंप से हरी झंडी मिलने पर कतर पर हमला हुआ है? क्यों? क्योंकि नेतन्याहू और इजराइल अगर कोई बड़ा हमला करेंगे और अमेरिका को ना बताएं, ये हो नहीं सकता है। इजराइल का दावा है कि यूएस को हमले की जानकारी हमने दे दी थी, अमेरिका को हमले की पूरी जानकारी थी जो कतर पर हुआ था, लेकिन कतर को अंतिम समय में बताया गया। अब ये नेतन्याहू कह रहे हैं कतर में अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है, आप ये जानते हैं। ट्रंप को लग्जरी हवाई जहाज भी गिफ्ट किया था कतर ने जब वो कतर गए थे दौरे पर, अमेरिका के साथ अरबों की डील भी साइन की है। फिर ऐसे देश पर हमला करने का मतलब क्या है? अगर कतर इसे विश्वासघात मान रहा है तो इसीलिए क्या सारे मुस्लिम देश एक साथ जुट रहे हैं? मैं सबसे पहले लेफ्टिनेंट जनरल कुलकर्णी आपके पास आ रही हूं। मुझे सर ये बताइए, क्या आपको ऐसा लगता है ये जो सारे मुस्लिम देश एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं, इट्स एन इमरजेंसी ओआईसी मीटिंग, इसका मतलब क्या है सर? नेतन्याहू पर अंकुश लगाना, नेतन्याहू जो कर रहे हैं वो सही नहीं कर रहे हैं, किसी भी देश पर हमला कर देते हैं। अब उन्होंने कतर पर हमला कर दिया, इससे क्या एक हड़कंप है, खासकर उन देशों में जो अमेरिका के अलाइज माने जाते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद सुचरिता, और सारे पैनलिस्ट को भी धन्यवाद। मैं कहूंगा कि ये जो है, इजराइल सभी पे हमला नहीं कर रहा है, इजराइल उन्हीं देशों पे हमला कर रहा है जो हमास के साथ खड़े दिखते हैं और हमास को जो है सहायता दे रहे हैं, चाहे सहानुभूति दे रहे हैं, उनको फंडिंग कर रहे हैं, उनको रहने की सुविधा दे रहे हैं, उनके इजराइल के बरखिलाफ जो षड्यंत्र रचना है वो कर रहे हैं। तो इजराइल सिर्फ उनके बरखिलाफ जा रहा है। क्या इजराइल बाकी देशों के बरखिलाफ क्यों नहीं गया? क्यों इतने सारे देश हैं, 50 से ज्यादा देश वहां पे हैं, क्यों चंद एक देशों के ऊपर ही इजराइल हमला कर रहा है? मकसद एक ही है कि इजराइल अगर हमला करता है क्योंकि आपके नंबर ज्यादा है, लेकिन इसका मकसद ये नहीं होना चाहिए कि आप इजराइल को उसके एग्जिस्टेंशनल थ्रेट, वहां पे अगर आप ये कहें बार बार कि इजराइल को हम समाप्त कर देंगे, इजराइल को हम तो समुद्र में फेंक देंगे, ये कार्रवाई, इस तरह की बातचीत करना मुझे लगता है गलत है। उसको देखते हुए जीरो टॉलरेंस, भारत भी कहता है जीरो टॉलरेंस। अगर अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को क्यों पाकिस्तान में मारा? इसीलिए मारा क्योंकि क्या पाकिस्तान के ऊपर हमला किया क्या अमेरिका ने? नहीं, उसने उस आतंकी पे हमला किया जिसने 9/11 का अंजाम दिया। तो ये कहना कि इजराइल बिल्कुल बेधड़क जिसके ऊपर चाहता है जाकर के हमला करें, ये गलत होगा। लेकिन कतर, ये मैं जरूर कहूंगा, कतर बहुत ही रिस्पॉन्सिबल देश है, फैसिलिटेट करता है इन मीटिंग्स को, ये सब ठीक है। लेकिन इस मामले में मेरे को लगता है कहीं ना कहीं कतर ने गलती की, क्योंकि अगर खलील वहां पर था, उससे पहले बाकी भी जो आतंकी थे वहां पर थे, और जिस प्रकार से उनको होस्ट किया जाता है, यह ऐसे दर्शाता है इतना टाइम से लगातार इजराइल हमास के साथ लग रहा है। क्या हमास 50 आदमियों को दे नहीं सकता? आप जो बात कह रहे हैं, जो वहां पे रह रहे हैं हमास के, मैं थोड़ा सा आपको ऑडियो दुरुस्त करा रही हूँ, थोड़ी सी बात आपकी सर ऑडियो में थोड़ी सी ग्लिच आ रही है, मैं उसको थोड़ा सा ठीक करा लूं। आप जो बात कह रहे हैं सर, मेरा इंटरेस्ट सीधा ये है कि भारत में जो मुस्लिम समुदाय है वो इसके बारे में क्या सोचता है, क्योंकि बहुत से लोगों का यहाँ पर यह मानना है कि नेतन्याहू को उनके किए की सजा मिलनी चाहिए, ये मैं आपको बता रही हूँ। वहीं दूसरी तरफ
एक धड़ा ऐसा भी है जो भारत सरकार के हिसाब से, यानी कि जो भारत का स्टैंड है वो उनका स्टैंड है। आज मैं उस पर भी बात करूंगी, लेकिन पहले मैं जीडी बख्शी सर के पास जा रही हूं। जनरल साहब मुझे बताइए सर, ओआईसी की मीटिंग, ओआईसी में एक बहुत बड़ी प्लानिंग इस बात की हो रही है और कतर उसे लीड कर रहा है कि नेतन्याहू को सबक सिखाया जाए। क्या एक और वॉर इसे लेकर शुरू हो सकती है? देखिए, ये लोग अभी तक इन्होंने इजराइल के खिलाफ युद्ध करना होता तो बहुत पहले कर दिया होता। गीदड़ भभकियां बहुत देते हैं, करते करते कुछ है नहीं। इजराइल भी देखिए साहब परेशान है, अपने होस्टेज छुड़वाने की कोशिश कर रहा है। जो भी डायलॉग है चली जा रही है, ये है वो है, तो करते परेशान होके उसने हिट कर दिया। अब अमेरिका भी परेशान है क्योंकि कतर में उसका सबसे बड़ा बेस है। हाँ। सबसे लॉयल उसका अगर एक अरब दोस्त है तो वो सऊदी अरेबिया और कतर। अब जब उनपे हमले हो रहे हैं तो अब अमेरिका के लिए भी परेशानी हो गई है और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि करें तो करें क्या। ठीक है, नेतन्याहू वो परेशान है अपने लोगों को लेकर, अपने हॉस्टेजेस को लेकर। उन पे भी पॉलिटिकल प्रेशर है, गेट द हॉस्टेजेस आउट, गेट द हॉस्टेजेस आउट। क्या करे वो, और उन्होंने परेशान होकर फिर इनको दबाव में डालने के लिए हिट किया है। ठीक है, अब यहाँ पे खूब जो है दुनिया भर में ये चैं शुरू हो गई है कि साहब कुछ करो कुछ करो। तो फिर करके दिखाओ ना साहब, करके दिखाओ। अगर दम है तो बातें बड़ी करते हैं, बड़ी। एक तो देखिए, आपने 7 अक्टूबर का कांड किया ही क्यों? अगर दुनिया भर के सामने जाके रुदाली करनी थी, रोना था, पिटना था, छाती पीटनी थी, तो आपने इजराइल पे हमला क्यों किया? यू इन्वाइटेड इट अपॉन योरसेल्फ। अब वो लग गए पीछे, वो लगा रहे हैं मार। वो कोई अहिंसावादी नहीं, वो कोई दया उदारवादी नहीं है। वो कहते हैं तुम हमारे लोग मारोगे, हम उनसे 10 गुना ज्यादा मारेंगे। हाँ। बड़ा सीधा है। अब एक जमाना था जब इजिप्ट, सीरिया, इराक ने मिलकर इजराइल पे हमला किया था। 1967 में पिट गए थे, 73 में पिट गए थे। आज तक तो साहब कुछ कर नहीं पाए। फिर परेशान होके उन्होंने सबने इजराइल की रियलिटी एक्सेप्ट कर ली। ठीक है, सिवाय ईरान के। अब ये लोग कह रहे हैं कि कुछ करेंगे, चले देखें साहब क्या करते हैं। मुझे तो ज्यादा गीदड़ भभकी दिखती है। मैं जो तस्वीरें देख रही हूँ, वहाँ ओआईसी की बैठक हो रही है और वो जिस तरह से नेतन्याहू को लेकर स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। अब ये बार बार कहा जा रहा है, एम्बेसडर हो रहा है, यहाँ भारत में भी कहा जा रहा है, बहुत सा एक धड़ा है जो ये मानता है कि नेतन्याहू की दादागिरी है, वो जिस देश पर चाह रहे हैं हमला कर दे रहे हैं। ये सेंटिमेंट वहाँ ओआईसी में भी दिख रहा है, क्योंकि मैं अगर जॉर्डन की बात करूं, यूएई की बात करूं, सऊदी अरब की बात करूं, कतर की बात करूं, ये वो देश है जो अमेरिकन एलाइज हैं। आप बेहतर बता पाएंगे एम्बेसडर वोरा हमारे दर्शकों को। ये वो एलाइज है जो अमेरिका के एलाइज माने जाते हैं, लेकिन वो भी इस मंच से इजराइल के खिलाफ खुलकर धमकी दे रहे हैं कि यहां सबक सिखाने की जरूरत है। एम्बेसडर वोरा, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। जब आपके साथ होता हूँ बहुत अच्छा लगता है। अभी मैं जनरल कुलकर्णी, जनरल बख्शी की बात सुन रहा था, उनके जानकारी और ज्ञान मुझसे कहीं ज्यादा है। आपने कहा कि ये देश अमेरिका के एलाइज हैं। एलाइज का क्या मतलब है? अगर अमेरिका किसी के साथ जंग करेगा, ये अपनी फौज भेज देगा वहां लड़ने के लिए, इनकी फौज कुछ नहीं कर पाएगी। ये अमेरिका के पार्टनर्स जरूर है। कतर ने अमेरिका को बहुत बड़ा बेस दे रखा है, वो बात सही है, लेकिन ये नहीं है कि अगर अमेरिका ने गए थे वहां पर, वो तो ये नेटो वेटो के मेंबर नहीं है। मेरा अपना मानना है कि नेतन्याहू इस समय बिहाइंड द सीन्स अमेरिका का उसने समर्थन लिया है और ओआईसी भाषण देगा। मैं बहुत सालों से उसको संस्था को जानता हूं। मैं सूडान में 5 साल आपका राजदूत रहा हूं। तरह तरह के बयान आते हैं, करेंगे कुछ नहीं, किसी में ताकत नहीं है। अंग्रेजी की कहावत है कि बिल्ली के वुल बेल द कैट, बिल्ली के गले में सबसे पहले घंटी कौन बांधेगा? कतार।
सऊदी अरेबिया, लेबनान, किसी में दम है, कोई नहीं कुछ कर पाएगा। और नेतन्याहू ने साफ स्पष्ट रूप से कह दिया कि ये इजराइल की सर्वाइवल का मामला है, हम आगे इससे कुछ नहीं कहेंगे। ये ठोकता जाएगा मैम जब तक ये हमास को खत्म ना कर दे। और ये जितने ओआईसी के देश हैं, कितने हैं जिन्होंने कहा था हाय इजराइल तेरे ऊपर बहुत बुरी चीज हुई है और हम नहीं चाहते और हम आपकी मदद करेंगे कि आप हमास को ठोको। ये तो धर्म ले आए उसके बीच में। हमास ने क्यों हमला किया था? ये किसने कहा था कि ये जिहाद है? उन्होंने खुद सेल्फ डिक्लेयर्ड जिहाद। इसका मतलब है कि अगर कोई नॉन इस्लामिक कंट्री है, आप सब मिल जाते हो, आप में ताकत कहां है भिड़ने के लिए? सो रियलिटी जो मैं देख रहा हूं इस समय, इजराइल बाज आने वाला नहीं है। आप जितनी मर्जी उसकी आलोचना कीजिए, उसने इसको अटैक किया, इसको अटैक किया, इसको किया, क्यों? हु इज गोइंग टू स्टॉप हिम? जब उसकी सर्वाइवल मैं एक सवाल आपसे पूछूंगी, अगर ऐसे होगा तो फिर तो कोई रोक नहीं सकता इजराइल को। फिर तो वो जहां पर उन्हें लगेगा कि हमास के टेररिस्ट हैं, मैं ये नहीं कह रही हूं हम हर देश के पास अपने अगर कोई आतंकी हमला होता है तो उस पर रिएक्ट करने का अधिकार है। लेकिन फिर वो जो सवाल ओआईसी में उठ रहा है कि ऐसे तो फिर किसी भी देश को अटैक कर देगा और अमेरिका उसके साथ खड़ा रहेगा। वो क्यों अटैक करेगा? हाँ। उसने कतार पर क्यों अटैक किया है? हमास का कोई संबंध है कतार के साथ? बैठे हुए थे ना सारे दोहा में। हाँ। सब उनको वहां बड़े बड़े बंगले मिले होते, बहुत पैसे मिलते थे। और कई बार नेतन्याहू साहब ने कहा बाहर निकालिए इनको, नहीं माने, क्योंकि कतार छोटा सा देश है लेकिन सोचता है कि मैं दुनिया का शहंशाह हूं, तो मेरे पास बहुत पैसा है। दे अटैक येमेन, क्योंकि येमेन से हमले हो रहे थे उनके ऊपर। लेबनान के कुछ हिस्सों को ठोका, वहां से हमले हो रहे। ये कहना कि इजराइल जाके कोई और इस्लामिक इंडोनेशिया पे अटैक कर देगा, मलेशिया पे कर देगा, नो 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 नो, वो लोग हमास का समर्थन नहीं करते। वो उन्हीं देशों को ठोकेगा जो हमास को सपोर्ट करते हैं। और मैम इसमें ऑल्दो इट इज नॉट रेलिवेंट, मैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की वो बात आपको याद दिलवा देता हूं। करोड़ों लोग आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, यू आर द बेस्ट चैनल, यू आर द बेस्ट एंकर। उन्होंने कहा था कि आतंकी कहीं भी छुपे हम उनको ढूंढ निकालेंगे। एग्जैक्टली व्हाट इजराइल इज डूइंग। जाओ छुपना है, जहां छुपो हम ठोकेंगे आप। दिस इज द रियलिटी। इजराइल कह रहा है, जवाद साहब को लीजिए जरा, फैज साहब को स्क्रीन पे लीजिए। इजराइल कह रहा है कि ये हमारे वजूद की लड़ाई है। जवाद साहब वो कह रहा है वजूद की लड़ाई है, इसीलिए आप आतंकियों पर एक्शन नहीं लेंगे तो हम लेंगे। तो इस जैसा कि आपने एम्बेसडर बोरा को सुना, आपने जनरल साहब को सुना, वो यही कह रहे हैं कि वो उन पर टारगेटेड स्ट्राइक कर रहा है और उसको अधिकार है क्योंकि वो अपने सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहा है। इसमें दिक्कत क्या है जवाद साहब? जी देखिए, पूरा एक स्टेज सज रहा है जो मैं देख पा रहा हूँ, और लंबे वक्त से इजराइल अपनी मनमानी कर रहा है। और कोई भी उसको जो है ये कहने पर आमादा नहीं हो रहा है कि तुम जुल्म कर रहे हो, ज़ाती कर रहे हो। गाज़ा के अंदर भी तुम जुल्म कर रहे हो, ज़ाती कर रहे हो। किसको मार रहे हो? बच्चों को मार रहे हो, औरतों को मार रहे हो, बुज़ुर्गों को मार रहे हो, हॉस्पिटल के ऊपर बम बरसा रहे हो, स्कूल्स के ऊपर बम बरसा रहे हो। और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर नेतन्याहू को तो सभी ने जो है क्रिमिनल घोषित कर रखा, उनके खिलाफ वारंट भी इश्यूज़ कर रखे हुए हैं तमाम। देखिए आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर नेतन्याहू के खिलाफ जो है बाकायदा देखेंगे, साउथ अफ्रीका की बहुत सी कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर भी उनके खिलाफ चीज़ें हुई हैं। बहरहाल इसके जो अभी मौजू हम देख रहे हैं कि कतर के ऊपर अटैक करा जा रहा है, तो इसकी प्लानिंग आज से नहीं, काफ़ी लंबे वक्त से जो है वो इजराइल कर रहा है। ये देश दे रहे हैं कि नहीं दे रहे संरक्षण आतंकियों को? कौन आतंकियों? कतर दे रहा है कि नहीं दे रहा है? हमास के सारे आतंकी वहाँ पर बैठे थे। ये कहना कि जो है आतंकियों को दे रखा, बहुत से पीस समझौते, जैसे अफगानिस्तान को देखेंगे, तालिबान का पीस समझौता भी जो है वो कतर के अंदर हुआ, दोहा एग्रीमेंट के अंदर हुआ। पहले आप जो थे तालिबान को आतंकी मानते थे, आज क्या मानते हैं? वही हक्कानी नेटवर्क चलाने वाले उनके साहबजादे सिराजुद्दीन हक्कानी आज बैठ करके बहुत से इंडिया के जो हैं लोगों से बात भी कर रहे हैं, बहुत ज्यादा जर्नलिस्ट से बात कर रहे हैं। पॉलिटिकल प्लेयर की तरह देखें, आतंकी की तरह ना देखें कि आप उसकी वकालत कर रहे हैं। वो है पॉलिटिकल। देखिए पूरी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे देखेंगे, ओआईसी को देखेंगे, ईरान ने, हमास आपको लग रहा है पॉलिटिकल वॉइस है और आतंकी नहीं है? नहीं, आतंकी नहीं है। हमारी भारत सरकार ने कह रखा है कि जो हमारे इंडिया के स्टैंड होगा हम उसके साथ। मैं आपसे पूछ रही हूँ, हमास आप आतंकी के रूप में नहीं देख रहे क्या? मैं साफ आतंकी नहीं मानता। मैं एक पॉलिटिकल लीडरशिप को देख रहा हूँ कि वहाँ पर डायलॉग भी हो रहे हैं, वहाँ पर बातचीत भी हो रही है, और बातचीत के दौरान ये पहला वाकया मुझे ऐसा लगता है जवाब ये थोड़ा प्रॉब्लमैटिक है। आप मेरा क्वेश्चन बार बार इवेट कर रहे हैं, इसको कहते हैं डक करना। मैं एक बार फैज साहब आपसे पूछ रही हूं, मैंने 3 बार पूछा है हमास को आप आतंकी मानते हैं कि नहीं। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दो राय होनी चाहिए। क्या यही प्रॉब्लम है यहां पर? ये एक सेंटिमेंट की प्रॉब्लम है क्या? हमास, देखिए भारत में अब नेतन्याहू को लेकर मुझे लगता है वो स्टैंड होना चाहिए जो भारत सरकार का है, वो स्टैंड होना चाहिए फिलिस्तीन को लेकर जो भारत सरकार का है। मुझे ऐसा लगता है। फैज साहब
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत माता की जय, वंदे मातरम। देखिए, भारत ने जब हमला किया था तो ये स्पष्ट किया था कि ये हमला पाकिस्तान पर है, पाकिस्तान की महिलाओं या बच्चों पर नहीं हो रहा है, बल्कि 9 आतंकवादी ठिकानों पर हो रहा है और हमें अपने देश की सुरक्षा करने का पूरा अधिकार है। ठीक उसी तरीके से इजराइल को लगता है वो अपने देश की सुरक्षा के लिए आतंकवादी ठिकानों पर हमला करे, चाहे वो कतर में क्यों ना हो या सीरिया में क्यों ना हो या अन्य किसी देश में क्यों ना हो, तो बिल्कुल अपने देश की सुरक्षा करने का अधिकार है। लेकिन इससे यह सिद्ध नहीं होता कि वो कतर को एक संप्रभु राष्ट्र नहीं मानता है या सऊदी अरब को एक संप्रभु राष्ट्र नहीं मानता है। और मैं आपको बताऊं, भारत की जहां तक पॉलिसी है वो स्पष्ट है। पंचशील युद्ध के मामले में आपको बता रहा हूं, पंचशील की और गुट निरपेक्षता की। पंचशील यानी अनाक्रमण, अहस्तक्षेप, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करना और एक दूसरे के प्रति सम्मान रखना और लाभ के कार्य करना, व्यापारिक लाभ के कार्य करना। इसी तरीके से गुट निरपेक्षता यानी कि हम नेटो, सेंटो या फिर अगर अरब लीग या ऐसा कोई युद्ध का यदि कोई गुट बनता है, चाहे इजराइल को लेकर हो या फिर गल्फ कंट्रीज या दूसरी मुस्लिम देशों, तो उसमें भारत नहीं रहेगा। भारत सार्क, आसियान, G20 जैसे सामाजिक सांस्कृतिक संगठन में तो रह सकता है, लेकिन युद्ध वाले किसी संगठन में रहेगा। और हम भी इसी पॉलिसी को मानते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। अब जवाद साहब की मैं बात बताऊं, देखिए, भारत में एक वर्ग जो है वो इजराइल और अरब के बीच जो युद्ध होता है या फिर हमास और हुती और इजराइल के बीच जो युद्ध होता है, तो ये इसको देखते हैं एक पुराने परिप्रेक्ष्य में, जहां हजरत इब्राहिम से जो 2 परंपराएं चली, एक परंपरा में मुस्लिम आए और एक परंपरा में यहूदी और ईसाई आए। तो ये जो कजिन्स की लड़ाई है, तो इसमें जवाद साहब एक भारतीय ना होकर पहले वहां पर एक मुस्लिम होते हैं और यहूदियों और ईसाइयों से लड़ाई की बात। इससे समस्याएं खड़ी होती हैं क्या भारत में? देखिए, मैं जवाद साहब वो कह रहे हैं कि आप पहले मुसलमान अपने आप को मान रहे हैं, पहले मुसलमान मान रहे हैं, उसके बाद अपने आप को भारतीय मान। जवाद साहब जल्दी से बताइए। जानना चाहता हूं कि भारत का स्टैंड फलस्तीन के साथ है या नहीं है? आप नहीं, वो तो है। नहीं, जवाद साहब वो है कि नहीं है? क्योंकि अभी हाल ही में तो भारत ने समर्थन में वोटिंग की है 2 नेशन स्टेट के रेजोल्यूशन पर, भारत ने की है। इसका मतलब ये स्टैंड पूछने की जरूरत क्या है? इजराइल, सुनिए, 2 स्टेट सोल्यूशन को इजराइल नहीं मानता, कूड़ेदान में फेंक दिया उसने उठा करके। अगर आप देखेंगे उनका एक हमारा स्टैंड और इजराइल का स्टैंड सेम नहीं हो सकता ना। हमारा स्टैंड हमारा है, आपको ये इजराइल का स्टैंड बताने की जरूरत क्या है? हमारी वेरी क्लियर कि हम किसके साथ हैं। सुचारता, हमारी विदेश नीति या कूटनीति जो हुआ करती थी, जो डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ करा है, तो कहते हैं ना कि अमेरिका की दोस्ती से ज्यादा, मतलब उसकी दोस्ती ज्यादा खतरनाक है बनिस्बत दुश्मनी की। वो हम भी जले हुए हैं ना, हम भी दूध के जले हुए हैं। जो हमारे साथ अमेरिका ने करा है, डबल गेम करा है, वो किसी को नहीं छोड़ता। और डोनाल्ड ट्रंप साहब की स्थिति ये है, खास तौर पे इस मौक़िफ़ को लेकर के, इजराइल को लेकर के, ना उनके उगलते बन रहा है ना उनको निगलते बन रहा है। आप बताइए, कतर के अंदर मिलिट्री बेस है और F-35 तैयारा जाता है, फ्यूलिंग करवाता है और जाकर के कतर के ऊपर हमला कर देता है। तो आप बताइए, डिफेंस सिस्टम जो यूरोप का लगा हुआ है, क्या वो अपनी F-35 तैयारे को मार गिराएंगे? क्या बेवकूफी है? अगला वो है ना, सबका नंबर लगा हुआ, अगला नंबर अभी नहीं। देखिए, आपका बड़ा, मुझे ऐसा लगता है भारत ने हमेशा अपना एक स्टैंड मेंटेन किया है और वो स्टैंड आज भी वही है, क्योंकि हमने 2 नेशन जो रेजोल्यूशन है उसके समर्थन में वोटिंग की है। जीडी बख्शी सर को जरा स्क्रीन पर ले लीजिए। सर, जनरल साहब, मैं ये पूछ रही हूँ कि हमारा स्टैंड बड़ा क्लियर है इसे लेकर, और हम कभी भी वायलेंस और हिंसा के साथ नहीं है। ये बात तो हम कई मंचों से कह चुके हैं। जब हम पुतिन के सामने ये बात कह देते हैं, हम इजराइल के सामने भी ये बात कई बार कह चुके हैं कि एक डायलॉग होना चाहिए। ऐसा नहीं है हमारा स्टैंड उसको लेकर बटा हुआ है, लेकिन इजराइल का ये कहना कि वो वहां तक जाएगा जहां तक वो आतंकी है और उनके गिरेबान तक पहुंचेगा, उसे कोई रोक नहीं सकता, ये स्टैंड कितना सही या गलत आपको लगता है? नहीं साहब, हम भी टेररिज्म भुगत चुके हैं। और तभी हमने ऑपरेशन सिंदूर किया था। देखिए, मैं आपको याद दिला दूं कि भारत के 81,000 नागरिक शहीद हो चुके हैं जब से पाकिस्तान ने टेररिज्म शुरू करी थी 1980 की दशक। ठीक है, 21,000 पंजाब में शहीद हुए थे, 45,000 जम्मू कश्मीर में, और उसके बाद इंडियन मुजाहिदीन ने जो बम फोड़ने शुरू किए पूरे भारतवर्ष में 15,000, यानी टोटल 81,000 भारतीय मारे जा चुके। हमारे पास क्या चारा है सिवाय वापस लताड़ने का, लात मारने। प्रिंसिपल तो वही है ना साहब। ठीक है, अब इजराइल के 7 अक्टूबर को आपने 1,200 आदमी, औरत, बच्चे बेचारे जो
नाच गाना अपना डांस कर रहे थे, म्यूजिक फेस्टिवल कर रहे थे, उनको मार डाला, बेरहमी से मारा, चुन चुन कर मारा, बच्चों को नहीं छोड़ा, औरतों को नहीं छोड़ा। ठीक है साहब, तो फिर उसके बाद आप क्या समझते हैं, आपके ऊपर पलटवार नहीं होगा? जी, पलटवार नहीं होगा। पलटवार हुआ तो रुदाली बन गए, तो आए आए मार दिया, आए आए मार दिया। नहीं तो फिर मत करेगा साहब ऐसी उल्टी सीधी ओछी हरकतें, है ना। आपको लड़ना है, आपके जरा मुल्क जिनके पास हथियार है उनको बोले लड़ लें साहब। आपके मुल्क क्यों नहीं लड़ते? आपके मुल्क अभी धमकी दे रहे हैं हम सब मिलके मारेंगे, पाकिस्तान मिलके मारेगा। नहीं, अब एक और जनरल साहब, मैं एक और बात बताना चाह रही हूँ। इस OIC में एक और प्रस्ताव सामने आया जिसके बारे में मैं बताना चाहती हूँ। मैं क्यों कह रही हूँ कि एक आहट है, इजराइल पर मुस्लिम देश हमला करेंगे। ईरान ने एक प्रस्ताव रखा है यहाँ पर। वो ईरान का कहना है कि एक नाटो की तरह सेना इस्लामिक देशों की भी हो, मुस्लिम देशों का एक सैन्य गठबंधन तैयार किया जाए जो कि एक मिलिट्री अलायंस हो, यानी किसी एक पर अगर हमला होगा तो सब पर हमला माना जाए। नाटो में यही होता है, नाटो के देशों का एक मिलिट्री पैक्ट है, उसी तरह का एक मिलिट्री पैक्ट OIC के देशों में हो, किसी एक पर हमला हो तो सब मिलकर अपनी सेना भेजें और उस देश पर हमला कर दें। अब ये सेना इस्लामी देशों की रक्षा के लिए बने, ये ईरान ने प्रस्ताव देखा है। आप जो देख रहे हैं यहाँ IRGC जो कि ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड है, वैसी एक ऐसी सेना जो कि अलग अलग देशों के सैनिक मिलकर और उनकी आर्म्स यानी हथियार मिलकर एक देश को जवाब देने के लिए इस्तेमाल है। तो इजराइल को रोकना बहुत जरूरी है, ये ईरान शुरू से कहता है। आप ईरान और इजराइल के बीच की जो एक द्वंद्व है और जो एक लड़ाई है उसके बारे में जानते ही हैं, लेकिन ईरान का कहना है कि इजराइल को अगर नहीं रोका गया तो वो सबसे बड़ा सरदर्द हम सबके लिए बन जाएगा, इसीलिए एक मिलिट्री अलायंस बनाइए और सब मिलकर सऊदी अरब, तुर्की और इराक पर भी अगला हमला हो सकता है, ये ईरान का कहना है। यानी जो देश बचे हुए हैं उन्हें यह नहीं सोचना चाहिए कि उन पर इजराइल हमला नहीं करेगा, इन पर भी करेगा। अब लेफ्टिनेंट जनरल कुलकर्णी, मैं आपसे अगर पूछूं, आपसे पूछना चाह रही हूं, ये जो नाटो जैसा एक मिलिट्री अलायंस बनाने की बात ईरान कर रहा है, ये क्या एक पॉसिबिलिटी है? क्योंकि ये एक बहुत बड़ा खतरा है अगर ये बनता है और अगर ये इजराइल को धमकी देने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, या फिर ये वाकई बन भी सकता है। वो कहते हैं ना, गालिब दिल बहलाने के लिए चाल अच्छा है, वही हाल है। हो नहीं सकता है, इतनी हिम्मत नहीं है। चाहे पाकिस्तान ये कहे कि हम न्यूक्लियर हैं, हम आपका साथ देंगे, और लोग कहे पाकिस्तान आप चलो हम आपके साथ हैं, ये सब कहने की बातें हैं। इतना आसान होता तो बहुत पहले हो जाता था। ये जो आतंकी संगठन है इनके बरखिलाफ अभी कतर में भी जिस प्रकार से हमला हुआ है, कितने कतरी मारे गए, एक भी कतर का इंसान नहीं मारा गया। क्यों? इतना प्रिसीजन स्ट्राइक से उन्होंने किया कि उन्होंने दिखाया कि सिर्फ हमास के जो 6 लोग मारे गए हैं, जो खलील को मारना था, जो उसके साथ साथी थे, उनका लड़का भी था, उनको मारा उसने। क्यों ऐसे किया? मकसद एक ही है कि जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म। तो उसको देखते हुए सारी कार्रवाई। ऐसे अगर आप सोचे क्योंकि ईरान और इजराइल की नहीं बनती है और ईरान का है, तो आप सब एक तरीके से सोचेंगे। ऐसे नहीं होता है, समूह में नहीं सोचता है। इधर जो बोलते हैं आतंक का कोई मजहब नहीं होता है। ये नहीं है कि मुसलमान है या किसी और मजहब का आदमी, बिल्कुल नहीं। आतंक का कोई मजहब नहीं होता है और आतंक के बरखिलाफ लड़ाई लड़ना बहुत जरूरी है। इस प्रकार से क्यों नहीं आज तक फिलिस्तीनी बार बार कह रहे कि हमें माफ कर दो, हमने गलती की, 7 अक्टूबर हमने नहीं करना था इस तरीके से, और सरेंडर कर देते हैं कि चलो कार्रवाई शुरू ना, वो भी नहीं करना है। आप देखिएगा कितनी परेशानी है गाजा के अंदर, एक खाना पानी में दिक्कत है, कोई शक नहीं है, बिल्कुल ही मतलब इसमें कोई शक नहीं कि गाजा के अंदर बहुत ज्यादा तकलीफ है। लेकिन क्यों नहीं बाकी जो फिलिस्तीनी उधर है कह रहे कि हम हमास के साथ नहीं खड़े हैं, हम नहीं चाहते लड़ाई रोको, कोई नहीं कह रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? तो ये कहना कि हम नाटो के जैसे खड़ा कर देंगे, आर्टिकल 5 के माफिक हम कार्रवाई कर लेंगे, ये गलत सोच है। और सोच होनी चाहिए पूरे विश्व में आतंक के बरखिलाफ हम लड़ेंगे, चाहे हम किसी भी मजहब के। नहीं, क्योंकि मैसेडा वोरा, समस्या ये है कि भारत भी तो वो देख रहा है ना, भारत ने आतंकवाद झेला है, टेररिज्म झेला है। यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि हम इजराइल के साथ या फिर नेतन्याहू के साथ उस दंश को समझते हैं। ये भी एक सच है, ये एक सच्चाई है। और
और इसीलिए हम इजराइल के साथ अगर एक सॉलिडारिटी दिखाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि जिनकी बात अभी जवाद साहब ने कही कि छोटे छोटे बच्चे वहां पर यतीम हो गए, ऐसा नहीं, हम उसका समर्थन करते हैं, लेकिन टेररिज्म के खिलाफ तो एक स्टैंड लेना जरूरी है एम्बेसडर वोरा। अब अगर आप वो स्टैंड लेंगे तो क्या आप ओआईसी के सभी देशों के खिलाफ हो जाएंगे अभी? नहीं मैम, ये बिल्कुल गलत है। आप जानती हैं कि ओआईसी के देशों के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। 27 देशों ने अपने सबसे बड़े राष्ट्रीय सम्मान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दिए, 8 उनमें से इस्लामिक देश है। तो ये कहना कि हमारे संबंध खराब हो जाएंगे एक्सेट्रा, ये बहुत पुरानी कहानी है। ये 19वीं शताब्दी की कहानी है, या 20वीं शताब्दी की, 21वीं शताब्दी की नहीं है। नाउ रियलिटी ये है इस समय में कि जो आप बात कर रहे हैं कि एक ओआईसी फौज बनाए, अरब ने कुछ किया तो था, बनाने की कोशिश की थी, वो ठप हो गई बिल्कुल। क्योंकि जैसा इसने कहा था, जो बहुत लीडर थे अरब वर्ल्ड के, पैलेस्टाइन के गुजर गए, यासिर अराफात, कि जब तक तो एक कॉमन दुश्मन है हम उससे लड़ेंगे, जब कॉमन दुश्मनी होगा हम एक दूसरे से लड़ेंगे। ईरान बीच में फुदक रहा क्योंकि वो अकेला पड़ गया, वो तो नॉन अरब है ना मैम, वो अकेला पड़ गया, वो दिखाना चाहता है कि मैं सबसे ज्यादा जो है इसमें फुदकूंगा। पाकिस्तान अभी खामोश है, वो भी कुछ कहेगा नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कौन भेजेगा? सर, पाकिस्तान तो खामोश है सर, लेकिन ट्रंप क्या कर रहे हैं? ट्रंप के बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा है सर। कतर को भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वहां हरी झंडी दे रहे हैं कि हमला करो। What is Trump doing? मैं इतना बता दूं मैम, आखिरी ट्रंप को खुद नहीं मालूम वो क्या कर रहा है मैम। इसमें कौन सी बड़ी बात है? ट्रंप को खुद नहीं पता। जवाब साहब जल्दी से। हाँ बोलिए बोलिए। हमने कहा ना, हम तो दूध के जले हैं, छाछ भी फूक फूक कर पिएंगे। ट्रंप साहब का एक्सपीरियंस कैसा रहा है मौजूदा सरकार के लिए और हमारी विदेश नीति के लिए जग जाहिर है। लेकिन हमास के मुतालिक से आपने एक बात कही कि आतंकी संगठन, आपको बड़ी जिम्मेदारी से एक चीज कह रहा हूं, पूरी दुनिया में, इनफैक्ट यूरोप में भी जो एहतजाज हो रहे हैं, मतलब मुनाफिकत की हद है, मुनाफिकत की हद पार है। पूरे यूरोप में आप देखेंगे बहुत सी कंट्रीज के अंदर इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, इजराइल के अंदर प्रदर्शन हो रहे हैं, गल्फ कंट्रीज कर रही हैं। बताइए मुझे, हमास के लिए विरोध प्रदर्शन कहां हुआ है? किसी एक मुल्क में बताइए यूरोप में। तो आप खुलकर फिर बोल दीजिए ना, मैं हमास का समर्थन कर रहा हूं, ये तो बोल दीजिए फिर। आप ये उदाहरण देकर आप चाह रहे हैं, नहीं आप नहीं, मुझे ऐसा लगता है अपना पक्ष को लेकर बड़ा स्टैंड क्लियर होना चाहिए। अगर आप हमास सपोर्ट करते हैं तो आप बोलिए मैं हमास का सपोर्ट करता हूं। घुमा क्यों रहे हैं कि उस देश में हो रहा है, किस देश में हमास के खिलाफ हुआ है, बोलिए फिर आप। अच्छा, तो आप यही सवाल जो है इतनी जोर से पुरजोर ताकत से पूछती कि डोनाल्ड ट्रंप झूठे हैं या नहीं है? अरे भाई, डोनाल्ड ट्रंप को तो लेकर किसी को समझ ही नहीं आ रहा वो बोल क्या रहे हैं। इसमें तो कितनी डिबेट्स कर ली। आपको ये लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप को लेकर दुनिया में किसी को समझ नहीं आ रहा वो क्या कर रहे हैं? वो कल क्या फैसला लेंगे ये भी नहीं पता है। लेकिन फैज साहब एक मिनट, फैज साहब ये बता रहे हैं कि भाई नेतन्याहू के खिलाफ और इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, हमास के खिलाफ नहीं हो रहे हैं। तो मतलब मुझे, अच्छा ठीक है ना, तो आप खुलकर बोलते क्यों नहीं, फिर समर्थन करिए ना। अरे मेरी कंट्री का जो स्टैंड होगा, फैज जल्दी से। फैज साहब देखिए, कहीं पर भी इजराइल के खिलाफ कोई प्रदर्शन नहीं हो रहा है। भारत में भी जो छोटे मोटे वामपंथी गैंग है वो टुकड़े गैंग कहलाते हैं, जो भारत के ही टुकड़े करना चाहते हैं। वही लोग अपनी राजनीतिक वोटियां सेकने के लिए किसी इजराइल के स्टोर के सामने खड़े होकर ये सब हरकतें करते हैं। इसका भारत से या किसी से लेना दे। अब हमास के खिलाफ प्रदर्शन क्यों नहीं हो रहा है जी? सबको मालूम है हिजबुल मुजाहिदीन आतंकवादी संगठन है, लश्कर तोयबा आतंकवादी संगठन है, इंडियन मुजाहिदीन, लश्कर जहांगीर और तमाम ये सब आतंक फैलाते हैं। तो जब जानते हैं तो इनके खिलाफ प्रदर्शन नहीं, कार्रवाई की जाती है। जो कार्रवाई इजराइल कर रहा है। एक सेकंड, और मुझे ऐसा लग रहा है ओआईसी के मंच से आज एक बड़ा संदेश देने की कोशिश है। लेकिन जैसा कि यहाँ मत है, कोई बड़ा हमला नहीं करेगा इजराइल पर, लेकिन इजराइल ने जरूर सबको बता दिया कि जो उस पर हमला हुआ है वो बर्दाश्त नहीं है। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH